Good afternoon, everyone. Welcome to Super 20 Institute. My name is Vanshika and I'm your biology teacher. So, last के lectures में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के बेसिक्स के बारे में डील किया था. उसमें फर्स्ट चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, राइट. उसमें हमने बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा. व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज लाइफ स्पैन, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. फिर हमने डिफरेंट मोड्स पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल इन केस ऑफ एनिमल्स. उसके बाद जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट फेजेस पढ़े जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में आते हैं. उसके बाद हमने कुछ बेसिक बेसिक और टर्म्स पढ़ी, जैसे ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, विविपैरस ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, मोनोशियस प्लांट्स कौन सा है, डायोशियस प्लांट कौन सा है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में डील किया था. और हमने पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था. ये चैप्टर हमारा बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर था ये सारा बेसिक्स से डील करता था ताकि वो हमें प्रिपेयर कर पाए आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए. अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर है हमारा फर्स्ट यूनिट का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स के केस में जो हमारे लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें तो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, मतलब कॉमनली. बट जो हमारे हायर प्लांट्स हैं ना, वहां पे हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगी. तो जो बेसिकली हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है. हम यहाँ पे बेसिकली एंजियोस्पर्म से डील करने वाले हैं, ठीक है. तो हम सबसे पहले डिफरेंट कैटेगरीज देख लेते हैं प्लांट्स की. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गी से, ठीक है. पहले सबसे पहले हमारे पास एल्गी, देन है हमारे पास ब्रायोफाइट्स, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास टेरिडोफाइट्स, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, देन है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम एल्गी से एंजियोस्पर्म्स की तरफ जा रहे हैं, एक तो प्लांट्स कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, दूसरा प्लांट्स एडवांस हो रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडवांसमेंट, ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो. अब जैसे हमने बात करी कि एल्गी से जब हम एंजियोस्पर्म्स की तरफ जा रहे हैं तो हम एडवांस हो रहे हैं और हमारे प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है. इसलिए क्या होगा, जो हम एल्गी का केस कंसिडर करते हैं, ठीक है. आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ. हम यहाँ पे अब एल्गी का केस कंसिडर करने वाले हैं. एज वी ऑल नो ये बहुत लोअर है, ठीक है, साइज में भी छोटी है, ठीक है. तो एल्गी के केस में क्या होगा, यह हम कंसिडर करते हैं, एल्गी का केस लेते हैं हम लोग. एल्गी में जो मोस्ट कॉमन मोड होगा ना रिप्रोडक्शन का, वो हमारे पास एसेक्सुअल ही होगा, ठीक है. एसेक्सुअल क्यों होगा, क्योंकि देखो ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. तो क्या होगा, एज वी ऑल नो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और क्या होता है कि उसमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा लगती है, ठीक है. क्या होता है हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक तो वो कॉम्प्लेक्स है, राइट, दूसरा एनर्जी कंज्यूमिंग,
एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब एक चीज हमें जो यहाँ पे याद रखनी है एलगी के केस में, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि हर केस में यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, कि हमारी बायो और हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक्सेप्शन से भर भर के भरी हुई है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना पढ़ने के लिए, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि हमेशा पेपर में एक्सेप्शन से पूछी जाती है, क्योंकि वही हमें कंफ्यूज करती है सबसे ज़्यादा। तो एलगी में एक्सेप्शन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है यहाँ पे, बट किस केस में कब होती है, टेरिनेशन के टाइम पे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पेरिनेशन वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। तो पेरिनेशन वर्ड हमारा क्या कहता है, पेरिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब एक प्लांट मैच्योर हो जाता है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसमें पेरिनेशन हो गई है, राइट। यहाँ तक मैंने आपको क्या समझाया कि एलगी में एसेक्सुअल मोड ही सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है रिप्रोडक्शन के लिए, बट एक्सेप्शनल केसेस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करती है एलगी, कब, जब वो एक मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, तब वहाँ पे पेरिनेशन होगी, ठीक है। अब जो हमने मेन इस चैप्टर में पढ़ना है, हमने बात करनी है एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, जो हमारे सबसे एडवांस्ड प्लांट्स हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को हम एक और नाम से जानते हैं, जो मुझे बता सकते हैं क्या होता है ये नाम, दूसरा नाम। आप लोग 11th में सारी क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हो, पता होगा क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स को हम, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स बोलते हैं ना हम इनको, एंजियोस्पर्म्स को। एंजियोस्पर्म्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स के साथ ही डील करना है, ठीक है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना हमारे, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो बेसिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, फ्लावर। तो हम क्या कहेंगे, फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर in case of plants. अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि फ्लावर एक मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ प्लांट्स, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स फ्लावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लावर है क्या। वैसे तो आपने 11th की मॉर्फोलॉजी में फ्लावर के बारे में पढ़ा ही होगा, तो मुझे बताएं कि फ्लावर बेसिकली है क्या। कोई भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं ना, रूट, शूट, स्टेम, आपको हिंट दे रही हूँ, मुझे बताओ फ्लावर क्या होता है, एनीवन, कोई भी। यस, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, ठीक है। जो रूट के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, शूट, ठीक है। फ्लावर हमारा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, हमेशा हमें फ्लावर सुंदर लगते हैं ना, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलता है हमें, ठीक है। अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ वाइब्रेंट कलर्स। वाइब्रेंट कलर्स माने तो कि जो बहुत डार्क और प्रिटी लगते हैं हमें देखने में ना, उन कलर्स को हम पर्टिकुलरली वाइब्रेंट कलर्स बोलते हैं। वो क्या हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, जो हमें देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जो हमारे फ्लावर्स होते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट होते हैं, शेप, साइज, कलर, है ना, हमेशा डिफरेंट होते हैं, बट क्या होता है कि जो इनकी इंटरनल फिजियोलॉजी होती है ना, वो हमेशा सेम होती है हर प्लांट के केस में।
क्योंकि जो इन्होंने रिप्रोड्यूस करना है वो सेम ही मेथड से करना है ना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया कि हमने फ्लावर के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं देखने में, ठीक है। वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है, किसी भी शेप में किसी भी साइज में मिल सकते हैं। बट जो एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी वो ये रहेगी कि इनकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है ना वो सेम है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द प्लांट कि कौन से प्लांट के फ्लावर है ये, ठीक है। इन्होंने जो बेसिक एक प्रोसीजर है रिप्रोड्यूस करने का वो इनका सेम ही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ की फ्लावर है क्या, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। शूट क्या होती है हमारे, जैसे ये कोई भी प्लांट हम देख लेते हैं, ठीक है। ये उसकी रूट्स है, ठीक है। ये हमारा रूट वाला पार्ट हो गया प्लांट का, और ये हमारा शूट वाला। तो इसके ऊपर सपोज अब आप हम देख ही लेते हैं कि कोई फ्लावर है, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट। मैं इसलिए हर चीज़ को ड्रॉ करती हूँ कि आई वॉन्ट आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो। जब मैं आपको कोई चीज़ बोलूँ तो आप उसको इमेजिन कर पाओ। जब आप इमेजिन कर पाओगे तो आप समझ पाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बायो इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिंग योर बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब अगर हम कोई फ्रूट लगा रहे हैं, ठीक है, तो फ्लावर का जो एंड प्रोडक्ट है ना तो वो क्या बनेगा, वो हमेशा या तो सीड्स बनेगी या फ्रूट बनेगा। अगर हम मैंगो का प्लांट लगाते हैं अपने घर पे, ठीक है, तो क्या होता है लास्ट में फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड भी होता है, ठीक है। तो वो फ्रूट तो हम खा लेते हैं। सीड एट लास्ट किसके लिए यूज होता है, सीड्स को हम अगेन सो करते हैं और फिर आगे वो फिर से एक न्यू प्लांट बनाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करनी है कि अब हमने फ्लावर के बारे में तो पढ़ लिया, हमें बता दिया कि प्लांट्स के केस में जो बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो हमारा फ्लावर ही है। वैसे तो हमने 11वीं मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है। एक बार हम यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर है कैसा, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, राइट। तो सबसे पहले ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं, विजिबल है ना सबको, थैलेमस। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पेडिक्ल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, सबको डायग्राम विजिबल है ना, अगर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, अगर आपको कहीं पर डाउट आ रहा है तो भी मुझे बताओ। तो बेसिकली ये जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ये हमारी सेपल्स होती है फ्लावर की, ठीक है। और ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं ये हमारी कलर्ड पेटल्स होती है, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ना ये हमारा स्टेमन होता है और ये पिस्टल, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो फ्लावर के स्ट्रक्चर में, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये जो हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पेडिसल, ठीक है।
उसके नीचे क्या है, थैलेमस, जिसके ऊपर हमारी पिस्टल प्रेजेंट है। देन हमारे साइड में स्टेमेन्स प्रेजेंट है, और जो कलर्ड हमें विजिबल दिखता है ना फ्लावर के, वो पेटल्स, कलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, लीफ जैसे, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद जो हमें चीज देखनी है कि हमें पता होना चाहिए कि एक फ्लावर के केस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, यहाँ पे वो क्या होगा, बताएगा मुझे कोई? तो बेसिक सा क्वेश्चन है। यस, स्टेमन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा इन केस ऑफ फ्लावर, दैट वुड बी पिस्टल। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। उसके बाद कुछ लोग फ्लावर्स को कल्टीवेट भी करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको कमर्शलाइज कर पाए। तो जो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर होती है ना, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं बायोलॉजी में? उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्लोरिकल्चर। ये बेसिक बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, देन हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम नेक्स्ट अपना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे फ्लावर के, ठीक है। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है फ्लावर का? स्टेमन, ठीक है। तो हम इसके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्टेमन में। स्टेमन में ना बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो हमारा फिलामेंट होता है, दूसरा हमारे पास होता है एंथर, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं स्टेमन में के बारे में, right? तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टेमन में कौन कौन से दो पार्ट होते हैं। एक तो हमारे पास होता है एंथर और दूसरा हमारे पास होता है फिलामेंट, ठीक है। तो हम एक बार स्टेमन का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से फिलामेंट कौन सा है और स्टेमन कौन सा है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है हमारी एंथर लोब्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है? फिलामेंट। और एंथेलोब्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? एंथर, ठीक है। जो प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में ना कॉमनली हमारे पास क्या पाया जाता है? कॉमनली हमारे पास बाइलोब एंथर ही पाया जाता है, ठीक है। और जो ये दोनों एंथेलोब्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है ना साथ में, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये जो हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे स्टेमन का फिलामेंट है, ठीक है। ये दो हमारी एंथेलोब्स हैं, ये दोनों मिलकर एंथर का बनाती हैं, और फिलामेंट और एंथर मिलकर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती है, दैट इज स्टेमन, ठीक है। अभी मैंने आपको जो दूसरी चीज बताई वो ये बताई कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ना, मतलब कॉमनली हमारे पास बाइलोब्ड एंथर ही होते हैं, ठीक है। अब हम एक बार एंथर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बाइलोब्ड एंथर देखते हैं, ठीक है।
तो जो हमारा बायलोब्ड एंथर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायथिकस। क्यों डायथिकस बोलते हैं, ये हमारा बायलोब्ड एंथर, थीका माने तो लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4, हर एक एंथर के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, समझ आ गया आपको? ये मैंने आपको एंथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया है। ये हमारा डबल लेयर, 2 लेयर्स हैं एंथर के बाहर, ठीक है, एंथेलोब्स के बाहर, उसके अंदर 2, हर एक एंथर के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कॉमनली हमारे पास डायथिकस एंथर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, बायलोब्ड एंथर, ठीक है। और इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, हर एक एंथेलोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4, कितने हुए, 4 हुए ना। तो एक होता है मोनो बोलते हैं, 2 होते हैं बाय बोलते हैं, 3 होते हैं तो ट्राई बोलते हैं, अगर उससे ज्यादा हो तो टेट्रा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। कॉमनली तो हमारे पास यही कंडीशन अवेलेबल होती है, बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमारे पास ऐसी ही एक एक्सेप्शन है हमारी फैमिली मालविएसी, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो जो हमारी फैमिली मालविएसी है ना, उसके मेंबर्स क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग पहले। हिबिस्कस, हिबिस्कस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, चाइना रोज, राइट। और क्या है इसकी एग्जांपल, कॉटन है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास लेडी फिंगर, भिंडी सीजन भी आने वाला, तो ऑलमोस्ट सबको पसंद ही होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो लोग बोलते हैं हमें तो भाई भिंडी पसंद नहीं है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली, ओपरा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास मोनोथिकस एंथर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या है, मोनोथिकस है तो यहाँ पे एक ही लोब प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएट वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर हमारे पास एक ही लोब प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही लोब प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसमें 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको अभी स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको एंथर के बारे में बताया कि कैसे हमारे पास
डायाथिकस और मोनोथिकस एंथर होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक्सेप्शन बताई है फैमिली मालविएसी की, जहाँ पे हमारे पास मोनोथिकस एंथर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम एक और एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारे पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। पैरासाइट का मतलब पता है सबको क्या होता है? Does anybody knows the definition of parasite? चलो पहले हम पैरासाइट ही समझ लेते हैं क्या होता है। पैरासाइट की कोई मुझे एग्जांपल देना किसी ऑर्गेनिज्म की। यस, हमारा बहुत फेमस प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, ठीक है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनको होस्ट चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स, ठीक है। जिनको सरवाइव करने के लिए और फूड के लिए, रहने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए एक और ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑर्गेनिजम्स में दिए प्लाज्मोडियम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सेप्शन की बात कर रहे थे ना, और नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास आर्सियोथोबियम की। तो ये क्या है, इसकी स्पेशल बात क्या है? पहली स्पेशल बात तो इसकी ये है, ये स्मॉलेस्ट पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। दूसरा, इसमें यूनिलोब्ड एंथर इज प्रेजेंट, ठीक है। यूनिलोब तो है ही है। दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम इज प्रेजेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो। तो हमारा एंथर आर्सियोथोबियम के केस में ऐसा दिखता है। आज मेरा मेन मोटो यही है कि मैं आपको एक बार बेसिक्स क्लियर करवा दूं, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए कि हम लोग प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव कैसा दिखता है, उसके आगे पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली एंथर के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसा है, ठीक है। हमने बात करी कि कैसे एक एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का ओवरव्यू देने वाली हूँ, कल हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई वांट कि आप जितना भी पढ़ो आपको क्लास में ही वो मेमोराइज हो जाए। आई डोंट वांट टू बर्डन यू गाइस, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी आप कंफ्यूज होगे तो क्या होगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई को तुम फन की तरह लो, हंसते हंसते खेलते खेलते हम लोग पढ़ लें, ठीक है। तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसको आपने कैसे याद करना है? हम एक बायोलोग का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा
कि हमने बायोडेंट ले ली, इसमें हमने टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन भी बना दी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे एक बायोडेंथर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय 4 layers और थीका। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, हमने कैसे याद रखना है कि हर एक बायोडेंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से कवर्ड होता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी 4 लेयर्स होती हैं ये। सबसे पहले तो सबने नाम सुना होगा इस लेयर का, तो एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आती है वो है एंडोथीसियम। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट आती है वो है मिडल लेयर। एंड उसके बाद जो लेयर आती है हमारे पास वो है टेपेटम। ठीक है, तो आज हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जो ये 3 लेयर्स है ना, इन 3 लेयर्स का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो हमारी टेपेटम है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से कवर्ड होता है। रिपीट विद मी, फर्स्ट लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। सेकंड कौन सी होगी हमारी, एंडोथीसियम। थर्ड वन इज मिडल लेयर, फोर्थ वन इज टेपेटम। ठीक है, अब हमने कैसे याद रखना है, जो हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और हमारी मिडल लेयर है, ये तीनों किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करने वाली हैं, राइट। तो अब जो हमारी एक लेयर बची ना, टेपेटम। ठीक है, अब टेपेटम मैंने आपको क्या बताया कि ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करवाती है, नरिशमेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि टेपेटम का फंक्शन नरिशमेंट है। ठीक है, जब हमें मम्मी खाना देते हैं और हम नहीं खाना खाते तो हमें टपक टपक थप्पड़ पड़ते हैं ना कि खाना खाओ, खाना क्यों नहीं खा रहे। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि जैसे हमें मम्मी से थप्पड़ पड़ते हैं ना खाना ना खाने पे, वैसे ही जो हमारी टेपेटम है वो अपने बच्चे जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करेंगे, हम यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रिपीट करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि हमने आज इस लेक्चर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कितनी कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स की, हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कैसे हमने देखा कि कैसे लोअर प्लांट्स अभी भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें एक रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें हमारा कौन सा है, स्टेमन। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें हमारा कौन सा है, पिस्टल। फिर हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा कि स्टेमन कैसा दिखता है, पिस्टल कैसी दिखती है, टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, स्टेमन में हमने देखा कि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एंथर, देन है हमारे पास फिलामेंट। और जो टिपिकली एंथर होता है हमेशा बायलॉब्ड होता है, उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं और हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
फिर हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि हर जो स्टेमन है उसमें बायलोट कंडीशन ही हो, दैट इज नॉट द केस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो हमने ऐसे ही एक एक्सेप्शन पढ़ी थी, दैट वाज फैमिली मालवेसी। कौन कौन से हैं उसके मेंबर्स? सबसे पहले है हमारे पास ओकरा, दैट इज लेडी फिंगर, हमारी भिंडी प्यारी सी। दूसरा है हमारे पास हिबिस्कस, जिसको हम चाइना रोज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटन प्लांट। ये किसके एग्जाम्पल है? जिनमें मोनोलोट और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोथिकस एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक और एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी, दैट वाज अबाउट द पैरासिटिक प्लांट आर्सियोथोबियम, ठीक है। तो आर्सियोथोबियम की एक तो खासियत ये है कि इसमें मोनोलोट एंथर प्रेजेंट है, जिसमें एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। क्यों? यूजुअली हर एक एंथरलोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ आर्सियोथोबियम एक एंथरलोब के अंदर सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ठीक है। और दूसरी चीज जो स्पेशल बात है ना आर्सियोथोबियम की, वो ये है कि ये एक स्मॉलेस्ट पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। दो चीजें याद करवाई मैंने आपको आर्सियोथोबियम के अंदर। पहली चीज क्या थी कि ये जो हमारा मोनोलोब एंथर है उसके अंदर सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा, इट इज द स्मॉलेस्ट पैरासिटिक प्लांट, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्पोरेंजिया का कि कैसे एक टिपिकल एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है। उसके अंदर 4 लेयर्स होती है, ठीक है। हमने चारों लेयर्स के बारे में डिस्कस करा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट हम कल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे एंड अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो।